कहानी का नाम रेत की बूंद, बंदर और चूहे की प्यास भरी यात्रा। भाग एक, प्यास की शुरुआत। बहुत दूर, बहुत दूर, जहां तक आंख जाए बस सुनहरी रेत ही रेत फैली हो। कोई पेड़ न हो, कोई पानी की बूंद न हो। वहां एक विशाल रेगिस्तान था जिसका नाम था सूर्यलोक का रेगिस्तान। इस जगह पर ना तो परछाई मिलती थी और ना ही पानी, और यहाँ पर कोई जीव टिक नहीं पाता था। लेकिन आज वहाँ दो जंतु थे, बबलू बंदर और चिंकी चूहा। बबलू एक चालाक और नटखट बंदर था, जिसकी आंखों में चमक थी लेकिन होंठ सूखे। उसके साथ था उसका सबसे अच्छा दोस्त चिंकी, एक छोटा पर हिम्मती चूहा, जो हमेशा अपने दोस्त के साथ था, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो। बबलू और चिंकी की हालत। रेत के बीचों बीच दोनों अपने अपने छोटे से गठरी में कुछ सूखे बेर और मूंगफली लेकर चल रहे थे। उनके पास जो पानी था वह 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका था। बबलू, मेरी जीभ सूख गई है, अब और नहीं चला जाता, चिंकी रुककर बोला। बबलू ने थकते हुए आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। मुझे भी प्यास लगी है, चिंकी, लेकिन अगर हम रुक गए तो शायद कभी किसी ओएसिस, जलस्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। चिंकी ने कमजोर स्वर में कहा, क्या हमें कभी पानी मिलेगा? बबलू ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। हमें खुद पानी बनना पड़ेगा, चिंकी। एक रहस्यमय निशान। तभी बबलू की नजर रेत पर पड़े कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। वह छोटे पैरों के थे, जैसे किसी बिच्छू या छिपकली के। ये किसी और प्राणी के निशान हैं। इसका मतलब यहाँ कोई और भी है। और अगर कोई और जीव जिंदा है तो कहीं ना कहीं पानी भी जरूर होगा। बबलू की आंखें चमक उठीं। चिंकी, चलो इन निशानों का पीछा करें। दोनों चल पड़े, अब बिना हिम्मत हारे, हर कण रेत का चीरते हुए। रेगिस्तान के जीवों से मुठभेड़। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सामने एक ऊंचा टीला दिखा। वे उसके ऊपर चढ़े तो नीचे उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक सूखा हुआ तालाब था और उसके किनारे कुछ जानवर, रेगिस्तानी लोमड़ी, एक काला सांप और एक चश्मे वाला गीदड़ बैठे कुछ चबाने की कोशिश कर रहे थे। चलो बबलू, शायद वहां कुछ पानी हो, चिंकी बोला और भागने लगा। रुको चिंकी, बबलू चिल्लाया। वो जानवर खतरनाक हो सकते हैं, हमें सावधानी से जाना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिंकी रेत पर फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। खतरा और दोस्ती की परीक्षा। काला सांप, जो पहले से ही गुस्से में था, चिंकी की ओर फुफकारता हुआ बढ़ा। इस ये हमारी जगह है, ये मेरा इलाका है। बबलू ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और चिंकी को अपनी बाहों में उठा लिया। हम पानी की तलाश में हैं, हम सिर्फ प्यासे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लोमड़ी ने बबलू की तरफ देखा। पानी? यहाँ पानी नहीं बचा, हम भी प्यास से तड़प रहे हैं। चश्मे वाले गीदड़ ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन एक जगह है जिसे नीलकुंड कहते हैं, पर वहां जाना मौत को बुलाना है। हम तैयार हैं, बबलू बोला, बस हमें उसका रास्ता बता दो। नीलकुंड की ओर पहला कदम। जानवरों ने उन्हें रेगिस्तान के उत्तरी दिशा में स्थित 3 रहस्यमयी पत्थरों की ओर इशारा किया। उन पत्थरों के बीच से निकल कर जाना, पर वहां हवाएं बोलती हैं।
और भ्रम पैदा करती हैं। बबलू और चिंकी अब नए उत्साह के साथ उस ओर चल पड़े। प्यास उनके गले में थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी। आगे क्या होगा? क्या बबलू और चिंकी नीलकुंड तक पहुंच पाएंगे? क्या वे बोलती हवाओं और भ्रम के जाल से निकल पाएंगे? क्या उनकी दोस्ती इन कठिन परिस्थितियों में भी कायम रहेगी? भाग 2, भ्रम की घाटी और रेत के राक्षस। 1, बोलती हवाएं। बबलू और चिंकी 3 पत्थरों की दिशा में आगे बढ़े। सूर्य अब थोड़ा नीचे आ चुका था, लेकिन गर्मी अभी भी भयंकर थी। जैसे ही वे पत्थरों के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा चली। पहले तो दोनों को राहत मिली, लेकिन फिर पीछे मुड़ो, एक धीमी सी आवाज हवा में गूंजने लगी। बबलू, किसी ने कुछ कहा, चिंकी सहम कर बोला। मैंने सुना, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। बबलू सतर्क हो गया। यह भ्रम की घाटी है। हमें कोई दिखे या सुने, विश्वास नहीं करना है, बबलू ने समझाया। जैसे ही उन्होंने पत्थरों के बीच प्रवेश किया, उन्हें चारों तरफ से धुंध सी घेरने लगी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें होने लगीं। बबलू, तुमने मुझे रेगिस्तान में लाकर फंसा दिया। चिंकी की आवाज आई। मैंने? बबलू चौंका। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, तुम स्वार्थी हो। फिर वही आवाज, लेकिन बबलू को एहसास हुआ यह चिंकी की नहीं थी। यह भ्रम था। नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बबलू ने जोर से कहा और चिंकी का हाथ कसकर पकड़ा। धुंध थोड़ी कम हुई। 2, मृगतृष्णा, धोखे का पानी। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक झील जैसी चीज दिखी। साफ नीला पानी, हरे पेड़ और कुछ परिंदे भी। बबलू, देखो, पानी। चिंकी दौड़ने लगा। रुको चिंकी, बबलू चिल्लाया, ये असली नहीं हो सकता। लेकिन चिंकी प्यास से बेहाल था। उसने छलांग मारी और धप्पक, वह सीधे गर्म रेत में गिरा। कोई पानी नहीं था। यह मृगतृष्णा थी, रेगिस्तान का छल। बबलू ने तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन चिंकी के पांव झुलस गए थे। माफ कर दो बबलू, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, चिंकी बोला आंसू भरकर। हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। बबलू ने उसका सिर सहलाया। 3, रेत के राक्षस का हमला। अचानक धरती कांपने लगी। रेत ऊपर उठने लगी और उसमें से उभरी एक भयानक आकृति, रेत का राक्षस। उसका सिर शेर जैसा, शरीर ऊंट जैसा और आवाज ऐसी कि रेगिस्तान की हवाएं भी थर्रा जाएं। कौन हो तुम जो भ्रम की घाटी पार करने आए हो? उसकी आवाज गूंजी। हम सिर्फ प्यासे हैं, पानी की तलाश में हैं, बबलू ने हिम्मत से कहा। तब मेरी 3 पहेलियां हल करो, वरना रेत में समा जाओगे, राक्षस गरजा। बबलू और चिंकी डर गए, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं था। 4, राक्षस की पहली पहेली। मैं हूं एक ऐसी चीज जो प्यास से जोड़ती है, कभी होती आंसू में, कभी रेगिस्तान में खोती है। बताओ मैं क्या हूं? बबलू ने सोचा, फिर कहा, पानी। सही, राक्षस की आंखें चमकी। 5, दूसरी पहेली। मैं नजर आती हूं दूर, मगर असली नहीं। मैं प्यासे को देती हूँ झूठी खुशी। मैं कौन? चिंकी बोला, ये तो मृगतृष्णा है। सही, राक्षस की दहाड़ गूंजी।
6। तीसरी पहेली। मैं सबसे मजबूत हूँ मगर देखी नहीं जाती, जो इसे साथ रखे वो कोई भी लड़ाई जीत जाता। बबलू और चिंकी दोनों ने एक साथ कहा, दोस्ती। रेत का राक्षस हंसा और धीरे धीरे उसकी आकृति रेत में घुल गई। उसकी जगह एक चमकता हुआ नीला पत्थर रह गया। बबलू ने पत्थर उठाया। उस पर खुदा था, सच्चे मित्रों को प्यास कभी नहीं मार सकती अगर वे साथ हों। तभी एक दिशा से तेज हवा चली और एक रहस्यमय रास्ता दिखाई देने लगा। चिंकी, लगता है यह रास्ता हमें नीलकुंड की ओर ले जाएगा। बबलू उत्साहित हुआ। चलो बबलू, अब तो हम किसी भी राक्षस से नहीं डरते। दोनों ने फिर से यात्रा शुरू की। प्यास अब भी थी, लेकिन मन में उमंग थी। भाग 2 समाप्त। आगे क्या होगा? क्या बबलू और चिंकी नीलकुंड तक पहुंचेंगे? कौन सा अगला रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? क्या कोई नया साथी उनकी मदद करेगा या धोखा देगा? भाग 3 नीलकुंड का द्वार और जल परी की परीक्षा। 1। रहस्यमय रास्ता। बबलू और चिंकी रेत के राक्षस से मिली जीत के बाद उस नीले चमकते पत्थर को लेकर आगे बढ़े। पत्थर गर्म नहीं था, बल्कि शीतल था, जैसे वह भीतर से पानी से भरा हो। रास्ता अब और भी चमत्कारी हो गया था। रेत के दोनों ओर नीली चमकती लकीरें दिखाई दे रही थीं, जैसे कोई नदी पगडंडी में बदल गई हो। ये रास्ता जादुई है, चिंकी बोला। मुझे ठंडी हवा लग रही है। हाँ, शायद हम नीलकुंड के करीब हैं, बबलू ने कहा, और दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूरी पर एक बड़ी पहाड़ी दिखाई दी, जिसके बीचों बीच एक विशाल दरवाजा था, नीले पत्थरों से बना हुआ, और उस पर पानी की लहरों जैसी आकृतियां खुदी थीं। दरवाजे के सामने एक नीली रोशनी में लिपटी आकृति खड़ी थी। 2। जल परी का परिचय। स्वागत है यात्रीगण। मैं हूँ नीरा, नीलकुंड की जल परी। वह मुस्कुराकर बोली। हमें बहुत प्यास लगी है। हम नीलकुंड की तलाश में हैं, बबलू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। प्यास से पीड़ा होती है, नीरा बोली, लेकिन सच्चा जल केवल उन्हें मिलता है जो उसका मूल्य जानते हैं। क्या हमें कोई और परीक्षा देनी होगी? चिंकी थोड़ा घबरा गया। हाँ, जलपरी बोली। 3 परीक्षाएं, मन, त्याग और विश्वास की। केवल वही इन्हें पार कर पाते हैं जो अंदर से शुद्ध हों। 3। मन की परीक्षा, धोखे का द्वार। दरवाजा खुला और पहली कक्षा में वे पहुंचे। वहां एक सुंदर झरना बह रहा था। बबलू और चिंकी दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने झरने से पानी लेना चाहा, जलपरी की आवाज गूंजी। रुको, यह असली नहीं है। झरना तुरंत गायब हो गया और उनकी जगह आग की दीवार बन गई। यह मन का भ्रम था, जलपरी ने कहा। जो मन पर काबू रखे वही सच्चे पानी का अधिकारी है। बबलू ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया। चिंकी ने भी गहरी सांस ली। धीरे धीरे दीवार हट गई और एक अगला दरवाजा खुल गया। 4। त्याग की परीक्षा, सबसे प्रिय वस्तु। अब वे एक कक्ष में पहुंचे जहां एक तख्ती रखी थी। प्यास बुझाने से पहले त्यागो वो जो सबसे प्रिय हो। मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं, चिंकी बोला। बबलू सोच में डूब गया। फिर उसने वो नीला पत्थर, जिसे रेत के राक्षस से जीता था, उठा लिया। ये हमें मिला था, पर शायद हमें इसे ही छोड़ना होगा, उसने कहा।
नहीं बबलू, वो तो हमारी जीत की निशानी है, चिंकी ने रोका। मगर असली जीत पाने की है, न कि किसी चीज को पकड़ कर रखने की, बबलू ने कहा और पत्थर को तख्ती पर रख दिया। तुरंत दरवाजा चमक उठा और अगला कक्ष खुल गया। 5। विश्वास की परीक्षा, अकेले या साथ। इस बार एक पुल दिखाई दिया, बहुत ही संकरा, और उसके नीचे था एक विशाल खौलता हुआ गड्ढा। एक आवाज आई, केवल एक ही जा सकता है, एक को रुकना होगा। चिंकी डर गया, तो तू जा बबलू, मैं यहीं रुक जाता हूँ। बबलू मुस्कराया, नहीं, अगर हम साथ नहीं जाएंगे तो जीत किस बात की होगी। वह चिंकी की पीठ पर चढ़ गया और दोनों धीरे धीरे पुल पर चलने लगे। हवा तेज थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का संतुलन संभाला। जैसे ही दोनों ने पुल पार किया, जलपरी सामने प्रकट हुई। 6। नीलकुंड की प्राप्ति। बधाई हो, नीरा बोली, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब तुम्हारी प्यास मिटेगी, केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी। एक सुंदर गुफा का द्वार खुला, जहां नीला झील था, नीलकुंड। पानी इतना साफ था कि नीचे की चमकती मछलियां भी दिखती थीं। बबलू और चिंकी ने घूंट भरकर पानी पिया। वह ठंडा, मीठा और चमत्कारी था। बबलू, ये पानी तो जादुई है, चिंकी ने चहकते हुए कहा। हाँ, जैसे जीवन फिर से लौट आया हो। जलपरी मुस्कुराई, लेकिन याद रखो, यह पानी केवल उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की प्यास समझते हैं। अब तुम्हारा अगला भाग्य तय करेगा, क्या तुम इसे केवल खुद के लिए रखोगे या औरों के लिए भी। बबलू और चिंकी ने एक दूसरे की ओर देखा और साथ में कहा, हम इस पानी को और प्यासों तक पहुंचाएंगे। नीरा ने उन्हें एक नीला पात्र दिया, नीलकला, जिसमें से कभी पानी कम नहीं होता। भाग 3 समाप्त। आगे क्या होगा? क्या वे अपने सफर में और लोगों की मदद कर पाएंगे? क्या रेगिस्तान के और खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई दुश्मन उनकी नीलकला छीनने की कोशिश करेगा? भाग 4, रेत का तूफान और प्यासे गांव की पुकार। 1। तूफान की आहट। नीलकला प्राप्त करने के बाद बबलू और चिंकी रेगिस्तान की पगडंडी पर वापस लौटे। हवा तेज होती जा रही थी। अचानक आसमान में धूल उठने लगी और एक विशाल रेत का तूफान उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। बचो बबलू, ये रेत का राक्षसी तूफान है, चिंकी चीखा। बबलू ने झट से एक चट्टान के पीछे छुपने का इशारा किया। वे दोनों वहीं दुबक गए। तूफान जोर से आया, रेत के गुबार में सब कुछ अदृश्य हो गया। तूफान के बीच बबलू को एक हल्की आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई हमें बचाओ। तूफान थोड़ी देर में थम गया। जैसे ही धूल छंटी, वे दोनों उठे और आगे बढ़े। 2। रेत में छिपा गांव। रेत के बीचों बीच एक टूटे फूटे घरों वाला गांव मिला, प्यासपुर। वहां के पेड़ सूख चुके थे, कुएं सूने और लोग निर्जीव से। एक बूढ़ा ऊंट बंधा हुआ था और एक बच्चा चुपचाप बैठा आसमान की ओर देख रहा था। आप लोग कौन हैं? चिंकी ने धीरे से पूछा। बच्चे ने कहा, हम प्यासपुर के लोग हैं। हमारा कुआं सूख गया है, कोई हमारी मदद नहीं करता। बबलू ने कहा, हम आए हैं तुम्हें पानी देने। देखो, हमारे पास है नीलकला। सारे गांव वाले धीरे धीरे बाहर आने लगे। लेकिन तभी 3
जलचोर गिरोह। रेत में से 5 रहस्यमयी साए उभरे। वे थे जलचोर गिरोह। उनका नेता था एक विशाल काला सांप नागराज। उसके गले में कई सूखे पानी के बर्तन लटक रहे थे। नीलकला हमारे हवाले कर दो, नागराज फुफकारा। कभी नहीं, बबलू ने कहा और चिंकी उसके पीछे खड़ा हो गया। नागराज ने अपने गिरोह को इशारा किया। 5 चोरों ने गांव पर हमला कर दिया। वे कुओं में बचा खुचा पानी भी पीने लगे। बबलू ने नीलकला से थोड़ी सी पानी की बूंद निकाली और जमीन पर गिराई। चमत्कारिक रूप से वहां एक छोटा जलस्रोत बन गया। गांव के लोग खुश हो गए, लेकिन नागराज आगब बूला हो गया। 4 बबलू बनाम नागराज। नागराज ने अपना विशाल शरीर लहराया और बबलू की ओर दौड़ा। बबलू फुर्ती से इधर उधर छलांग लगाने लगा। चिंकी एक ओर से चिल्लाया, नीलकला को बचा के रखो। नागराज ने एक बार बबलू को लपेट लिया, लेकिन तभी बबलू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरी प्यास सिर्फ शरीर की नहीं, लालच की है। नागराज ठिठक गया। उसके शरीर में कंपन हुआ। चिंकी ने नीलकला से एक बूंद पानी नागराज की ओर फेंकी। पानी उस पर पड़ा और नागराज चीखने लगा। उसकी काली त्वचा झड़ने लगी और उसके नीचे से एक छोटा सफेद सांप निकला, मासूम और डरा हुआ। मैं पहले भी प्यासा था, वह बोला। लोगों ने मुझे ठुकराया, तब मैं जलचोर बन गया। 5 क्षमा और जल वितरण। बबलू ने उसे माफ किया और गांव वालों ने भी। अब वह चोर नहीं रहा। गांव के लोग मिलकर एक नया कुआं खोदने लगे। नीलकला से हर घर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी दिया गया। बच्चे खेलने लगे, बूढ़े मुस्कराने लगे और ऊंट खुशी से उछलने लगा। चिंकी ने मुस्कराते हुए कहा, अब प्यासपुर फिर से जी उठा है। बबलू बोला, चलो अब हमें अगली जगह चलना है, जहां और प्यासे होंगे। 6 रहस्य की एक नई दिशा। गांव वालों ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया, रेत का भूतिया किला, जहां बताया गया था कि एक रेत यंत्र छिपा है। वह यंत्र पूरे रेगिस्तान में पानी की दिशा बदल सकता है। अगर तुम वहां पहुंचे तो रेगिस्तान को हरियाली में बदला जा सकता है, बूढ़ा ऊंट बोला। बबलू और चिंकी ने नीलकला को संभाला और चल पड़े अगली यात्रा पर। भाग 4 समाप्त। आगे क्या होगा? रेत यंत्र क्या है? भूतिया किला सच में भूतिया है या कोई चाल? क्या कोई और ताकतवर दुश्मन उनका इंतजार कर रहा है? भाग 5 भूतिया किला और रेत यंत्र का रहस्य। 1 रहस्यमय भूतिया किला। बबलू और चिंकी प्यासपुर गांव को अलविदा कहकर रेत के उस हिस्से की ओर बढ़ चले जहां नक्शे के अनुसार एक पुराना किला था, रेतगढ़। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां रेत के भूत रहते हैं। सूरज ढल चुका था और रात की रेत ठंडी लग रही थी। दूर एक विशाल परछाई नजर आई, टूटी दीवारें, आधे गिरे हुए बुर्ज और बीचों बीच एक ऊंचा द्वार। यही है रेतगढ़। कुछ तो अजीब बात है, चिंकी फुसफुसाया। बबलू ने धीरे से कहा, डरना नहीं, हमें रेत यंत्र चाहिए। उसके बिना रेगिस्तान की प्यास नहीं बुझेगी। वे किले के अंदर दाखिल हुए। 2 रेत के भूतों की पहली परीक्षा। अंदर घुसते ही अचानक किला हिलने लगा। चारों ओर धुंध और रेत का कोहरा फैल गया। एक गूंजती आवाज आई, जो प्यास बुझाने आए हैं,
उन्हें अपनी आत्मा का वजन दिखाना होगा। चारों ओर से रेत के आकार उभरने लगे, जैसे पुराने राजाओं और सैनिकों के भूत। मैं राजा विकराल हूँ, एक विशाल भूत बोला। कभी मैंने रेत के कुओं को सील कर दिया था। अब तुम्हारी परीक्षा है। भूतों ने एक एक करके बबलू और चिंकी से सवाल पूछे। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक घूंट पानी हो तो क्या तुम खुद पियोगे या किसी और को दोगे? क्या तुम सचमुच रेत के लिए आए हो या अपनी महिमा के लिए? बबलू ने जवाब दिया, हम यहाँ दूसरों की प्यास बुझाने आए हैं, खुद की नहीं। चिंकी ने कहा, हमने पानी बांटने के लिए जादुई नीलकला ली है, चुराने के लिए नहीं। रेत के भूत मुस्कराए। तुम दोनों सच्चे हो। आगे बढ़ो। लेकिन अंतिम दरवाजे पर तुम्हें त्याग की परीक्षा देनी होगी। 3 रेत यंत्र का द्वार। वे एक विशाल पत्थर के द्वार तक पहुंचे, जिस पर लिखा था, केवल वही इस यंत्र को छू सकता है जो कुछ मूल्यवान छोड़ने को तैयार हो। दरवाजे के आगे 2 कटोरियां रखी थीं। एक में सोने जैसी चमकती नीलकला थी, दूसरी में चिंकी की चश्मा रखा हुआ था, वही चश्मा जिससे वह रेगिस्तान के नक्शे देख पाता था। दरवाजा तभी खुलेगा जब वे दोनों अपनी सबसे प्रिय वस्तु उसमें छोड़ दें। बबलू ने अपनी पूंछ की छोटी सी घंटी, जो उसकी माँ की निशानी थी, उसमें डाल दी। चिंकी ने कांपते हाथों से अपना चश्मा रख दिया। तभी दरवाजा खुल गया और एक गोल चमकदार रेतयंत्र उनके सामने आया। चारों ओर घूमती अंगुलियां, बीच में एक नन्हा जलबिंदु चमक रहा था। 4 यंत्र की शक्ति और रेत का चमत्कार। जैसे ही बबलू ने यंत्र को छुआ, अचानक पूरे किले की दीवारें रेत बनकर गिरने लगीं। एक सुनहरी रेखा रेत में दौड़ी, जैसे किसी अदृश्य नहर की शुरुआत हो गई हो। रेत यंत्र ने एक नीला प्रकाश छोड़ते हुए कहा, अब तुम्हारे विचार ही रेत में पानी ला सकते हैं। बबलू और चिंकी ने मिलकर यंत्र को प्यासपुर की दिशा में घुमाया और फिर चमत्कार हुआ। रेगिस्तान की धरती में नन्हे नन्हे झरने फूटने लगे। दूर दूर तक पेड़ उगने लगे। जानवर नाचने लगे। 5 बादलों की वापसी। अचानक रेगिस्तान के ऊपर बादल मंडराने लगे। वह इलाका जहां कभी 100 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, पहली बार एक ठंडी बूंद गिरी। चिंकी ने अपनी छोटी पूंछ में एक बूंद को पकड़ा और खुशी से नाचा। बबलू ने आसमान की ओर देखा, हमने कर दिखाया भाई। 6 लेकिन अभी भी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। रेत यंत्र ने एक चेतावनी दी, रेत की भूख कभी पूरी नहीं होती। अगर इसे गलत हाथों ने छू लिया तो सारा रेगिस्तान फिर से सूख जाएगा। इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। बबलू और चिंकी ने फैसला किया कि वे इसे लेकर नीलधरा पर्वत की ओर जाएंगे, जहां कहा जाता है कि एक शाश्वत जल शक्ति रहती है। उनकी अगली यात्रा वहीं से शुरू होगी। भाग 5 समाप्त। आगे क्या होगा? नीलधरा पर्वत पर कौन सी नई मुसीबतें हैं? क्या कोई यंत्र चुराने की कोशिश करेगा? क्या बबलू और चिंकी हमेशा के लिए रेत को हरियाली में बदल पाएंगे? भाग 6 नीलधरा की चोटी और अमर जल का रहस्य। 1 नीलधरा पर्वत की ओर। रेत यंत्र की शक्ति से रेगिस्तान में पानी की धाराएं फूटने लगी थीं, लेकिन बबलू और चिंकी जानते थे कि ये परिवर्तन स्थायी नहीं है, जब तक रेत यंत्र को सुरक्षित स्थान न पहुंचा दिया जाए। रेत अब हरी हो रही है, चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा।
बबलू ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अगर यह यंत्र किसी लालची के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। हमें इसे नीलधरा पर्वत ले जाना होगा। वे दोनों नए जोश के साथ उत्तर की ओर बढ़ चले, जहां दूर आकाश में नीले धुएं सा एक पर्वत दिखता था। यह वही नीलधरा था जिसके बारे में किंवदंती थी कि वहां अमर जल बहता है, जल जो प्यास नहीं, आत्मा को शांत करता है। 2. नागद्वार की रक्षा। तीसरे दिन वे एक ऊंची घाटी में पहुंचे, जहां पत्थर के 2 विशाल नाग मूर्तियां बनी थीं। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक पत्थर फिसला और सांप की आकृति वाला दरवाजा खुला। एक फुफकारती आवाज आई, जो भी अमर जल की ओर जाए उसे सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखानी होगी। अचानक जमीन फटी और बबलू व चिंकी 2 अलग-अलग रास्तों में गिर गए। 3. बबलू की परीक्षा, घमंड का आईना। बबलू खुद को एक कांच से भरे कक्ष में पाता है। हर कांच में एक अलग बबलू है, एक ताकतवर, एक राजा, एक सुपर हीरो, और सब एक ही बात कह रहे हैं, तू सबसे बुद्धिमान है, दूसरों की जरूरत नहीं। बबलू पहले मुस्कुराया, लेकिन फिर उसे याद आया कि बिना चिंकी के वह आधा है। मुझे ये घमंड नहीं चाहिए, उसने जोर से कहा, और एक झटके से सभी आईने टूट गए। 4. चिंकी की परीक्षा, डर का द्वार। चिंकी के सामने उसका पुराना घर उभर आया, जहां वो भूखा रहता था, अकेला और कमजोर। तू अकेला ही ठीक है, बंदर तुझसे आगे निकल जाएगा, एक छाया ने कहा। चिंकी कांप उठा, लेकिन फिर उसे बबलू की मुस्कान याद आई। मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरा साथी है और हम मिलकर प्यास को हराएंगे। दरवाजा खुल गया, दोनों फिर मिल गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। 5. अमर जल का उद्गम। आखिरकार वे नीलधरा की चोटी तक पहुंचे। वहां एक चमकता नीला कुंड था, जिसके बीचों बीच एक जल बिंदु हवा में तैर रहा था। रेत्यंत्र ने हल्के से कंपन किया और जल बिंदु से जुड़ गया। तभी एक तेज आवाज गूंजी, जो प्यासों की रक्षा करता है वही अमर जल का अधिकारी है। जल बिंदु नीचे आया और यंत्र के साथ मिल गया। अब रेत्यंत्र न केवल पानी ला सकता था, बल्कि प्यास को पहचान सकता था, चाहे वो शरीर की हो या मन की। 6. नया खतरा, साया जलचोर। जब वे लौटने लगे, अचानक आकाश काला पड़ गया। एक काली आकृति नीचे उतरी, लंबे पंख, धुएं जैसी पूंछ और जल जैसे आंखें। साया जलचोर, एक पुराना राक्षस जो अमर जल की तलाश में था, प्रकट हुआ। मुझे वह यंत्र दो, मैं इसकी मदद से रेगिस्तान को अपना बना लूंगा। बबलू और चिंकी पीछे हटे, लेकिन राक्षस ने झपट्टा मारा। यंत्र छीन लिया गया। 7. अंतिम संघर्ष, आत्मबल की जीत। बिना यंत्र के वे हार मान सकते थे, लेकिन बबलू ने कहा, हमारे अंदर की शक्ति अभी भी है। चिंकी ने अपनी नीलकला निकाली और बबलू ने अपनी माँ की घंटी। उन्होंने उसे मिलाया और एक आवाज में बोले, यह जल सभी के लिए है, न कि किसी एक के लालच के लिए। नीलधरा की चोटी से एक प्रकाश निकला, जिसने जलचोर को जकड़ लिया और उसे बूंदों में बांट दिया, जो नीचे गिरते ही फूलों में बदल गईं। यंत्र वापस आ गया और इस बार उसके ऊपर लिखा था, यह अब केवल सच्चे सेवकों द्वारा चलाया जा सकता है। 8. रेत से जीवन तक।
वापस लौटते समय जहां जहां यंत्र को घुमाया गया वहां हरियाली उगाई। प्यासपुर अब एक नखलिस्तान बन गया। लोग, जानवर, पक्षी सब खुशी में झूम उठे। बबलू और चिंकी को रेगिस्तान के रक्षक की उपाधि दी गई। 9 विदाई, लेकिन एक नई शुरुआत। कई महीनों बाद बबलू एक पहाड़ी पर बैठा था। चिंकी पास आया और बोला, अब जब रेगिस्तान हरा हो गया है, क्या हम आराम करेंगे? बबलू मुस्कराया, शायद, लेकिन हो सकता है कहीं और भी कोई प्यासा इंतजार कर रहा हो। चिंकी बोला, तो चलो अगली यात्रा की तैयारी करते हैं। और वे दोनों फिर निकल पड़े, इस बार नई जगहों, नई प्यासों और नई उम्मीदों के लिए। भाग 7, आत्मा की प्यास और अधूरे लोग। एक प्यास का अंत या एक नई शुरुआत। रेगिस्तान अब हरा भरा हो चुका था। हर तरफ पानी की धाराएं बह रही थीं। बबलू और चिंकी को रेगिस्तान के रक्षक की उपाधि मिल चुकी थी, परंतु दोनों के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात बबलू ने कहा, हमने शरीर की प्यास मिटा दी, लेकिन क्या आत्मा की प्यास भी बुझा दी? चिंकी ने सिर हिलाया, कभी कभी लोग सब कुछ पाकर भी अधूरे होते हैं। शायद हमें वहां जाना चाहिए जहां लोगों के पास पानी है पर फिर भी प्यासे हैं। 2 अधूरे शहर का बुलावा। अगली सुबह एक कबूतर ने एक पत्र गिराया। उसमें लिखा था, हमारे शहर समृद्धिनगर में सब कुछ है, महल, भोजन, जल, फिर भी लोग मुस्कराना भूल गए हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मुखिया सुदर्शन। बबलू और चिंकी ने रेतयंत्र उठाया और नए सफर पर निकल पड़े, इस बार रेगिस्तान से बाहर, समृद्धिनगर की ओर। 3 समृद्धिनगर दिखने में संपन्न, भीतर से खाली। शहर में दाखिल होते ही वे चौंक गए, ऊंचे महल, झरने, हरियाली, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं। बबलू ने एक बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? बच्चा बोला, पानी तो है, पर अब खेलने का मन ही नहीं करता। एक महिला ने कहा, हम खाते हैं, पीते हैं, पर दिल में ठंडापन है। चिंकी ने बुदबुदाया, यह आत्मा की प्यास है। 3 अजीब दरवाजे। राजमहल के पीछे उन्हें 3 चमकते दरवाजे मिले, उन पर लिखा था, दरवाजा 1, यादों की परछाई। दरवाजा 2, इच्छाओं का भार। दरवाजा 3, पहचान की खोज। एक स्वर गूंजा, यदि तुम आत्मा की प्यास बुझाना चाहते हो तो इन 3 दरवाजों को पार करना होगा। बबलू और चिंकी ने साहस बटोरकर पहला दरवाजा खोला। 5 दरवाजा 1, यादों की परछाई। भीतर एक अंधेरा कमरा था जहां चारों ओर लोगों की खोई यादें तैर रही थीं। बबलू ने देखा एक बूढ़ा आदमी जो रोज अपनी बीती जवानी को रोता है। एक औरत जो अपनी खोई बेटी की याद में हर दिन उदास रहती है। यादें जरूरी थीं, लेकिन उन्होंने लोगों को वर्तमान से दूर कर दिया था। चिंकी ने फुसफुसाया, हमें सिखाना होगा कि यादों को सीने में रखें, लेकिन जिंदगी आज में जिएं। बबलू ने अपनी घंटी बजाई, एक प्रकाश फैला और परछाई पिघल गईं। 6 दरवाजा 2, इच्छाओं का भार। यह दरवाजा एक बाजार में खुला। हर कोई कुछ न कुछ खरीद रहा था, फिर भी असंतुष्ट था। मेरे पास सोने का महल है, पर अब हीरे का भी चाहिए। मेरे पास 1000 जूते हैं, पर जो नया ब्रांड आया है वो नहीं है।
चिंकी ने देखा कि अधिक पाने की इच्छा ने आत्मा को थका दिया है। बबलू ने यंत्र से एक बूंद निकाली और जमीन पर डाली। जहां बूंद गिरी वहां एक छोटा पौधा उगा, जिसके नीचे लिखा था, जो कम में संतोष पाले वही सबसे बड़ा धनवान है। लोग ठिठके और कुछ मुस्कराए। 7 दरवाजा 3 पहचान की खोज। यह आखिरी दरवाजा सबसे कठिन था। यहाँ लोग शीशों में खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ धुंधला था। एक युवक बोला, मैं क्या हूँ? मैं किसी से बेहतर नहीं। एक लड़की बोली, मुझे कोई नहीं समझता। बबलू ने आईना उठाया और खुद को देखा। उसमें उसे चिंकी दिखा। चिंकी ने भी देखा, उसमें बबलू और उनकी सारी यात्राएं झलक रही थीं। उन्होंने मिलकर कहा, हमारी पहचान दूसरों की मदद में छिपी है। जो हम करते हैं वही हमें बनाता है। शीशे चमक उठे। हर कोई पहली बार खुद को साफ देख पाया। 8 समृद्धिंदर की आत्मा जागी। जैसे ही तीनों दरवाजे पार हुए, पूरा शहर बदल गया। लोगों के चेहरों पर शांति थी। वे बातें करने लगे। बच्चों ने फिर खेलना शुरू किया। मुखिया सुदर्शन ने कहा, तुमने हमें हमारी आत्मा लौटा दी। बबलू और चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, अब यहाँ प्यास नहीं बचेगी, न शरीर की न आत्मा की। नौक एक पुराना दोस्त लौटा। जब वे लौटने लगे, एक आवाज आई, अरे मुझे भी तो साथ ले चलो। वह छोटू ऊंट था जो पहले भाग में उन्हें छोड़ गया था। वह अब शर्मिंदा था, पर सीख चुका था। बबलू ने उसे गले लगाया और कहा, अब हम 3 हैं, रेगिस्तान के रक्षक और आत्मा के प्यासे खोजी। भाग 8 गूंजता कांच और समय की नदी। एक नया संदेश, समय की उलझन। बबलू, चिंकी और छोटू ऊंट अब 3 घनिष्ठ मित्र बन चुके थे। जब वे समृद्धिंदर से लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक कांच का टुकड़ा गिरा। उस पर अद्भुत अक्षरों में लिखा था, तुम्हें बुला रहा है समयपुर, एक ऐसा शहर जहां लोग आज नहीं, केवल बीते कल या आने वाले कल में जीते हैं। वर्तमान सूख चुका है। क्या तुम उसे फिर से बहा सकते हो? बबलू ने कहा, प्यास सिर्फ शरीर और आत्मा की नहीं होती, समय की भी होती है। दो समयपुर की ओर। वे कांच के टुकड़े को रेत यंत्र में लगाते हैं और हवा के रास्ते चल पड़ते हैं। रेत यंत्र चमकने लगता है और तीनों पहुंच जाते हैं। समयपुर, एक शहर जो समय के 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। पश्चिमी छोर पर लोग केवल अतीत में जीते थे, पुराने कपड़े, पुराने रीति रिवाज, बीते दुख और गलतियां। पूर्वी छोर पर लोग केवल भविष्य की बातें करते थे, नई योजनाएं, अधूरे सपने, पर कभी आज की सांस नहीं लेते थे। और बीच का हिस्सा सुनसान और वीरान था। 3 अतीत के बंधक। बबलू और साथी पहले पश्चिमी भाग में पहुंचे। यहाँ लोग 20 साल पुरानी घटनाएं बार बार दोहरा रहे थे। एक व्यक्ति हर रोज कहता, काश मैं वह गलती न करता। एक औरत गाना गा रही थी जो उसके बचपन का था, वही दोहराती रहती, एक ही स्वर में। चिंकी बोला, ये सब वर्तमान में रहना भूल चुके हैं। बबलू ने फिर रेत यंत्र से आज की रेत निकाली और फूंक मारी। एक हल्का उजाला फैला और कुछ लोगों ने पहली बार सूरज को देखा। वे बोले, ये उजाला अलग सा है। 4 भविष्य की जंजीरें।
अब वे पूर्वी भाग में गए। यहाँ हर कोई बोलता ही रहता था, जब मैं करोड़पति बनूंगा, जब मैं दुनिया बदल दूंगा। पर कोई भी अभी कुछ नहीं कर रहा था। सब बस कल में जी रहे थे। एक बच्चे ने कहा, मैं बड़ा होकर ही खुश रहूंगा। बबलू झुक गया और कहा, लेकिन तुम्हारा आज? वो तो तुम खो रहे हो। उसने फिर अपनी घंटी बजाई, आवाज गूंजी, कल की चिंता में आज की हंसी मत खो। बच्चे ने पहली बार खेलना शुरू किया। 5 वर्तमान का वीरान हिस्सा। अब वे बीच वाले हिस्से में गए, वहां कुछ नहीं था। न घर, न पेड़, न लोग। सिर्फ एक नदी, समय की नदी, जो अब सूख चुकी थी। बबलू ने कहा, यह वही जगह है जहां लोग आज में जी सकते थे। पर कोई आया ही नहीं। चिंकी ने पूछा, इसे बहाल कैसे करें? एक बूढ़ा आदमी पास आया। वो समयपुर का अंतिम संरक्षक था। उसने कहा, समय की नदी सिर्फ एक चीज से बहती है, सच में जिए गए एक पल से। छेक एक पल की शक्ति। बबलू, चिंकी और छोटू ने नदी के किनारे बैठकर आंखें बंद की। वे तीनों ने वो क्षण याद किया जब उन्होंने पहली बार रेगिस्तान में पानी की एक बूंद देखी थी। वो हर्ष, वो आश्चर्य। आंखों से आंसू निकले और गिरकर सूखी नदी में पहुंचे। अचानक नदी में लहरें आने लगीं। समय का जल बहने लगा। नदी के बहते ही पूरा समृद्धिनगर और समयपुर जुड़ गए। अब लोग अतीत से सीख रहे थे, भविष्य की योजना बना रहे थे, लेकिन जी आज में रहे थे। 7 समयपुर का पुनर्जन्म। मुखिया समय बाबा ने तीनों से कहा, तुमने शरीर, आत्मा और अब समय की प्यास बुझाई है। तुम केवल खोजी नहीं हो, तुम संरक्षक बन चुके हो। उन्हें 3 नई वस्तुएं दी गईं। एक, आज की घड़ी, जो केवल वर्तमान का समय दिखाती थी। 2, स्मृति पंख, जिससे यादें बोझ नहीं, पंख बनती थीं। 3, संभावना की बीज, जिससे भविष्य की चिंता नहीं, उत्साह उपजता था। 8, तीनों संरक्षक और अगली पुकार। अब बबलू, चिंकी और छोटू त्रिगुण संरक्षक बन चुके थे, शरीर, आत्मा और समय के रक्षक। लेकिन रात को एक नया सपना आया। एक बच्ची प्यास से तड़प रही थी, पर उसका मुंह पानी से नहीं, सच्चाई से सूखा था। उसने कहा, मुझे झूठे शब्दों से नहीं, सच्चे दिल से बचाओ। चिंकी बोला, अब अगली यात्रा सच्चाई की होगी। भाग 9, झूठ का नगर और सच्चाई की अग्नि। एक, झूठ का दरवाजा। समयपुर से विदा लेते ही रेत्यंत्र फिर से चमक उठा। अब उसमें एक नई दिशा उभरी, मायानगरी, एक ऐसा नगर जो पूरी तरह से झूठ पर टिका था। बबलू बोला, अब जब शरीर, आत्मा और समय की प्यास बुझा ली, तो लगता है सच की प्यास बाकी है। चिंकी ने गंभीर होकर कहा, सच्चाई सबसे कठिन होती है, पर वही सबसे गहरी तृप्ति देती है। वे तीनों रेत्यंत्र की दिशा में चलते गए। थोड़ी देर बाद वे एक दरवाजे के सामने पहुंचे जिस पर लिखा था, इस शहर में सच बोलने की सजा है, स्वागत है मायानगरी में। 2, मायानगरी का पहला भ्रम। शहर में घुसते ही उन्होंने देखा कि हर कोई मुस्कुरा रहा था, पर वह मुस्कान नकली लग रही थी। दुकानदार चिल्ला रहा था, हमारे फल सबसे ताजा हैं, लेकिन फल कांच के थे। एक माँ कह रही थी, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसका बच्चा अकेला, भूखा और उदास बैठा था। छोटू ऊंट ने कहा, मुझे अजीब लग रहा है, जैसे सब कुछ नकली है।
बबलू बोला, ये शहर सिर्फ दिखावे पर बना है। 3 झूठ की परीक्षा। एक चौराहे पर उन्हें सपना नाम की एक लड़की मिली। वह धीरे बोल रही थी, मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। बबलू ने पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? सपना कांपते हुए बोली, नहीं, लेकिन इस शहर में सच बोलना मना है। अगर कोई सच बोले तो झूठ प्रहरी आ जाते हैं और उसे गायब कर देते हैं। चिंकी बोला, तो ये सच्चाई की सबसे बड़ी प्यास है, बोलने की आजादी। 4 झूठ प्रहरी का हमला। जैसे ही सपना ने सच बोला, शहर की दीवारों से एक डरावना धुआं उठा। झूठ प्रहरी वे दिखते थे जैसे धुएं से बने भूत, जिनके मुंह से आवाज नहीं, झूठ बहता था। सच बोलना अपराध है। यहाँ हर भाव नकली है, हर चेहरा मुखौटा। उन्होंने सपना को पकड़ लिया। बबलू ने झट से अपनी सच्चाई की घंटी बजाई। आवाज ने अंधेरे को हिला दिया। झूठ प्रहरी लड़खड़ाए, पर तभी झूठों की रानी माया देवी आ गई। 5 माया देवी का जाल। माया देवी बेहद सुंदर थी, पर उसकी आंखें खाली थीं। वो बोली, बबलू, तुम क्यों सबका सच उजागर करना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि झूठ से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? बबलू ने शांत स्वर में कहा, सुरक्षा सच्चाई में होती है, डर में नहीं। माया देवी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अब मेरी 3 झूठी परीक्षा पास करनी होंगी, तभी सपना को छोड़ूंगी। 6 3 झूठी परीक्षाएं। परीक्षा 1 मुखौटे का महल। बबलू को एक महल में भेजा गया, जहां हर कोई अपने चेहरे पर अलग मुखौटा लगाए था। उससे कहा गया, जो असली चेहरा पहचान लेगा वही पास होगा। बबलू ने देखा, एक बूढ़ी औरत का चेहरा मुस्कान में था, पर हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, तुम रो रही हो। महल गूंज उठा, सच पहचान लिया गया। परीक्षा 1 पूरी हुई। परीक्षा 2 झूठी मुस्कान की झील। अब बबलू और चिंकी को एक झील के पार जाना था, पर नाव केवल उन्हीं को पार कराती थी जो मुस्कान झूठी रख सकें। चिंकी बोला, हम झूठ नहीं बोलेंगे। दोनों ने रोते हुए झील में छलांग लगा दी। झील अचानक सच में बदल गई, उनका आंसू ही पानी बना था। वे तैरकर पार पहुंच गए। परीक्षा 2 भी पूरी। परीक्षा 3 सच की अग्नि। अब बारी थी अंतिम परीक्षा की, सच की अग्नि में कूदना। इस अग्नि में केवल वे ही जीवित बचते थे जिन्होंने सच्चाई को स्वीकारा हो। छोटू बोला, मुझे डर लग रहा है। बबलू ने कहा, सच्चाई डराती है, पर वही मुक्त भी करती है। तीनों एक साथ कूद गए। अग्नि में जलने के बजाय वे चमक उठे। उनका शरीर हल्का और मन शांत हो गया। अग्नि ने उन्हें सच्चाई के दीप में बदल दिया। 7 माया देवी का परिवर्तन। अग्नि के तेज प्रकाश से माया देवी की आंखें खुली। वह चीखने लगी, ये क्या है? बबलू बोला, तुमने भी झूठ पहन रखा है। सच्चाई तुम्हारे अंदर भी है। माया देवी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह एक साधारण स्त्री बन चुकी थी, जिसका नाम मीरा था। वह रोते हुए बोली, मैं भी कभी सपना जैसी ही थी, बस डर गई थी। 8 झूठ का नगर अब सत्यपुर। अब मायानगरी का नाम बदलकर सत्यपुर हो गया। सपना अब पहली बार मुस्कराई, और वो मुस्कान सच्ची थी।
बबलू, चिंकी और छोटू को अब एक नई उपाधि मिली, सत्य दीपक, वे जो अंधेरे में सच्चाई का उजाला लाते हैं। 9 अगली यात्रा का संकेत। एक दिन जब वे सत्यपुर से बाहर निकले, एक बहुत ही कमजोर सी आवाज आई, बचाओ, मैं अब भी खोया हूँ। मेरी पहचान किसी और ने पहन ली है। रेतयंत्र ने एक नई दिशा दिखाई, छाया नगर, जहां लोग अपनी परछाई से डरते हैं। बबलू बोला, अब आत्म परछाई की परीक्षा बाकी है। भाग 10, छाया नगर और पहचान की प्यास। एक, परछाइयों की सीमा। सत्यपुर से निकलने के बाद बबलू, चिंकी और छोटू ऊंट रेगिस्तान के और भी गहरे हिस्से में पहुंच गए। चारों ओर घना धुंध जैसा कुछ था। सूरज की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। रेतयंत्र अब लगातार एक ही शब्द दिखा रहा था, छाया, छाया, छाया। चिंकी ने फुसफुसाकर पूछा, कहीं ये कोई अंधेरा लोक तो नहीं? बबलू बोला, नहीं, यह हमारी अपनी छाया का लोक है, जहां हम खुद से मिलते हैं। 2, पहचान की भूल भुलैया। छाया नगर के दरवाजे पर लिखा था, जो खुद को जानता है वही यहाँ से बचकर जा सकता है। अंदर जाते ही वे एक भूल भुलैया में फंस गए। हर मोड़ पर एक दर्पण था, लेकिन वे दर्पण उनकी असली तस्वीर नहीं दिखा रहे थे। बबलू को एक दर्पण में देखा, वह उसमें एक घमंडी राजा बना हुआ था। चिंकी ने देखा, वह एक डरपोक चूहा लग रहा था जो कांप रहा था। छोटू ऊंट का दर्पण कह रहा था, तू बेकार है, सिर्फ बोझ है। तीनों घबरा गए। 3, छायाओं का हमला। अचानक उन दर्पणों से उनके ही परछाई जैसे जीव निकलने लगे, छाया अवतार। ये वही थे जो वे खुद से छुपाते थे। बबलू का छाया अवतार बोला, तू खुद को हीरो समझता है, लेकिन तू डरपोक है। चिंकी की छाया बोली, तू तो बस बबलू की परछाई है। छोटू की छाया चीखी, कोई तुझसे प्यार नहीं करता। तीनों चुप थे। फिर बबलू ने आंखें बंद की और कहा, हाँ, मैं डरता हूँ, पर फिर भी कोशिश करता हूँ। अचानक उसकी छाया टूट गई और रोशनी का गोला बन गई। 4, स्वीकार ही मुक्ति है। चिंकी भी बोला, मुझे बबलू से जलन होती है, लेकिन वो मेरा दोस्त भी है। मैं खुद भी खास हूँ। छाया पिघल गई। छोटू बोला, शायद मैं बोझ था, पर अब मैं भी मदद करता हूँ। उसकी छाया मुस्कुराकर ओझल हो गई। तीनों को अब दर्पण एक नया संदेश दिखा रहे थे, जो अपनी कमजोरी को अपना हिस्सा मान ले, वो असली ताकत पा जाता है। 5, असली पहचान की नदी। अब वे एक नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन ये पानी नहीं थी, यह थी पहचान की नदी। इस नदी में उतरते ही हर यात्री अपने भीतर के रूप में बदल जाता था। बबलू नदी में उतरा और अचानक वह एक छोटा बच्चा बन गया, जो एक पेड़ पर बैठा सोच रहा था, मैं कौन हूँ। चिंकी ने नदी में कदम रखा, वह एक छोटा चूहा बन गया जो अंधेरे में अकेला रो रहा था। छोटू ऊंट, वह एक नन्हा ऊंट बन गया जो रेत में गिर गया था। पर तभी उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हाथ बढ़ा दिए। तीनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया जैसे वे हैं। नदी शांत हो गई और उन्होंने पाया कि वे पहले से और हल्के और उज्ज्वल हो गए हैं। 6, अंतिम द्वार, पहचान का द्वार।
अब एक विशाल द्वार उनके सामने था, जिस पर लिखा था, अब तुम खुद को जान चुके हो, तुम्हारी सबसे गहरी प्यास अब बुझने को है। द्वार के भीतर एक चमकदार मंदिर जैसा कक्ष था। बीच में एक झरना बह रहा था, और वो झरना पानी का नहीं, प्रकाश का था। साथ सत्य, प्रेम और पहचान। एक आवाज आई, बहुत ही शांत और गहरी। बबलू, चिंकी और छोटू, तुमने शरीर की प्यास, आत्मा की प्यास, समय की प्यास, सच्चाई की प्यास और अब पहचान की प्यास बुझा ली है। अब तुम्हें जल की अंतिम बूंद दी जाती है, जो हर प्यास को हमेशा के लिए बुझा सकती है। पर इसका उपयोग सिर्फ दूसरों के लिए करना होगा। प्रकाश का झरना एक बूंद बनकर तीनों के सिर पर गिरा। उनके शरीर चमक उठे और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। 8 रेगिस्तान में वर्षा। तीनों जब रेगिस्तान में लौटे तो उन्होंने देखा आकाश में काले बादल छा रहे हैं। पहली बार रेगिस्तान में बारिश हुई। हर जगह हरियाली फैलने लगी। सूखे पेड़ हरे हो गए। जानवर नाचने लगे। लोग बोले, ये कौन है जिन्होंने पानी लाया? और एक बच्चा बोला, ये तो प्यास के रक्षक हैं। नई शुरुआत। अब बबलू, चिंकी और छोटू ऊंट किसी एक जगह के नहीं रहे। वे हर जगह गए जहां कोई भूखा था, प्यासा था, खोया था। उनके पास अब वह बूंद थी जो किसी की भी सच्ची प्यास बुझा सकती थी। और उन्होंने सीखा, प्यास केवल पानी की नहीं होती, वह सच्चाई, प्रेम, पहचान और समझ की भी होती है। और अगर हम मिलकर चलें तो हर प्यास बुझ सकती है।